खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तलाक़े बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक देने के गलत रिवाज पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लाया गया तारीखी बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में ट्रिपल तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का इंतजाम किया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM, RJD समेत तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का विरोध किया और इसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की, जिसे दरकिनार कर दिया गया। सरकार कह रही है कि यह कानून को फिर टालने की कोशिश होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे सरकार का तानाशाह रवैया करार दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमों से बात किए बगैर इस बिल का मसौदा तैयार किया गया। इन सब के बीच 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने इस बिल का यह कहते हुए खैर मकदम किया है कि आज का दिन उनके लिए तारीखी है। सरकार की तरफ से संसद में बोलते हुए आज MJ अकबर ने कहा कि आज यह कहकर जहर फैलाया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में, पर दरअसल इस कानून से मुस्लिम मर्दों की जबरदस्ती खतरे में। तो आज की बहस में बड़ा सवाल यह कि ट्रिपल तलाक कानून से खतरे में कैसे है इस्लाम, जिसका दावा किया जा रहा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। आज हम इतिहास बना रहे हैं। एक नशिस्त में 3 तलाक के खिलाफ बिल लोकसभा में पास हो गया है। एक तवील बहस के बाद किसी भी तरमीम के बगैर ये बिल मंजूर हुआ। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बिल पेश किया था। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा से मुतालिक बिल की पुरजोर हिमायत करते हुए वाजे किया कि बिल शरीयत में मुदाखिलत नहीं है, बल्कि इस बिल का मकसद सिर्फ जिनसी मसावत और हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे खुशी की बात है कि एक प्रकार से पूरा हाउस एक रहा। कुछ लोगों ने विरोध किया, और जो हमने पहले कहा था कि ये मामला न धर्म का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का। और आज संसद उसके कारण सामने आई है, बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी मजबूती से 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मोदी जी की सरकार झुकती नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया। कांग्रेस ने भी बिल की हिमायत की, ताहम कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का मुतालबा किया, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपने मशवरे देगी। वहीं वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने भी बिल की हिमायत की। Everybody wants and everybody wants to support. There is no doubt about that. But the only thing, there are some lapses, there are some lacunas. Those lacunas can be rectified sitting together, and that is the forum, only forum is standing committee. And standing committee, all party people will be there. MIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मरकज के तलाक़ सलासा पर पेश करदा बिल को ख़वातीन के हक में कम और मुखालिफ ज्यादा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने ये बिल जिनसी मसावात के लिए नहीं, बल्कि सियासी मफाद हासिल करने के लिए बनाया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुजव्वज़ा कानून से मुसलमान ख़वातीन का कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि इस बिल से मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे और ज्यादा नाइंसाफी होगी। सेक्शन 3 में गवर्नमेंट कहती है कि शादी खत्म नहीं होगी, फिर आप सेक्शन 4 में सजा दे रहे हैं। तो भाई जब शादी खत्म है, सजा किस बात की दे रहे हैं? फिर आप कौन सा कानून तहत देंगे आप? ये आर्बिट्री है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक होता ही नहीं। ठीक है, असल साजिश गवर्नमेंट की यह है, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम ट्रिपल तलाक तो अब खत्म हो गया, अब वो तलाक हसन और एहसन के ऊपर वो विचार करेंगे। यानी इनका मकसद यह है कि जितने तलाक मुसलमानों के हैं वो पूरे राइट छीन लिए जाएं, और यही इनका असली एजेंडा है जो आज देश के सामने आएगा। और आप देख लीजिए कि यही करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाकर कहा था कि पूरे फॉर्म तलाक को बर्खास्त करो। आज पैराग्राफ 77 में लिखा गया। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम इस पर सोच रहे हैं। इस जवाब में कहा मरकजी हुकूमत लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ बिल पास कराने में कामयाब रही। लोकसभा में बिल की मंजूरी के बाद अब इस बिल को
राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब ट्रिपल तलाक कानून से खतरे में कैसे है इस्लाम, जिसका दावा किया जा रहा है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाइना एनसी मुंबई से जुड़ रही हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। अमी याग्निक हमारे साथ मौजूद हैं, अहमदाबाद से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नाइश हसन, वुमेन एक्टिविस्ट, जिन्होंने खुद भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ स्टूडियो से लाइव हैं। रिजवान अहमद साहब सीनियर लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के, यूपी सरकार में मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव इस बहस में जुड़े हुए हैं। शाइना जी, आपके हिसाब से ये कितना बड़ा दिन है? और मुबारकबाद भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि आपकी सरकार के दौरान लोकसभा में यह बिल पेश किया गया और इसे पास किया गया। कितना बड़ा दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए आप इसे मानती हैं? क्या वाकई अब यह कहा जा सकता है कि ट्रिपल तलाक की जो नाइंसाफियां होती थीं, या मुस्लिम महिलाओं के साथ जो नाइंसाफियां होती थी तलाक के नाम पर, वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगी? ये मुद्दा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है। भारत के हर एक महिला के लिए ये मुद्दा एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी और महिला का सम्मान का मुद्दा है। समीर जी, आपने ये सवाल पूछा, तब मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए, शाहबानू को लेके उन्होंने चर्चा की, वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन मोदी जी ने जिस ढंग से दिखाया कि महिला का सम्मान का मुद्दा हो तो हम खड़े हैं आपके साथ। ट्रिपल तलाक जैसे रिग्रेसिव पॉलिसीज को खत्म किया जाए, उसके साथ साथ हम देखें कि आते हुए 21वीं सदी में महिला किस ढंग से शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, ताकि वो सिर्फ एक पुरुष प्रधान देश में एक कमोडिटी या एक आइटम न बने, और जो व्यक्ति को ये लगे कि वो कानून का पालन नहीं करेंगे या कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे, वहां पार्लियामेंट में ये बिल लाने के बाद कानून का खौफ, ताकि 3 साल तक इस व्यक्ति को गुनाह के रूप में जेल भेजे जाएं। तो मैं मानती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, एक प्रगति और सकारात्मक सोच जो समाज में आज शायद बहुत कदम तक मिसिंग था, उसको आवश्यकता थी एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और कानून के खौफ के साथ साथ एक कल्मिनेशन, जहां आप देखें कि अंत में जो कोई गुनहगार हो उनको सजा मिले, जो कोई एक महिला को परेशान कर रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको जेल भेजा जाए। और जहां तक बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति जो वो महिला को कॉम्पेंसेशन नहीं दे, आज वक्त आ गया है जब एक महिला भी पुरुष को कॉम्पेंसेशन दे सकती है, वो कोर्ट्स में जाके डिवोर्स लेके सेटलमेंट भी ले सकती है। तो अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी समीर जी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि वी बिलीव इन जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। और जो समाज के ठेकेदार बैठ के सिर्फ लोगों को आपके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ चुकी है सरकार, और ये पहला कदम है, खत्म हुआ है। जी हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है। अमी याग्निक, मैं इस पर आऊंगा। जो आपने पूरा अपना जो सेंटेंस था उसके लास्ट में आपने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, उस पर भी मैं बहस करूंगा। लेकिन अमी याग्निक जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप ये बात मानती हैं कि बीजेपी की तरफ से एज अ पार्टी और एनडीए सरकार ने जो विल पावर दिखाया, उसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि लोकसभा में ये बिल पेश हुआ और पास भी हुआ? क्या इसका क्रेडिट आप मोदी सरकार को देंगी? क्रेडिट तो जो भी सरकार रूलिंग पावर में है उनको मिलती है अगर वो कोई भी बिल लाते हैं तो। पर ये क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दे दिया, जजमेंट दे दिया, और उन्होंने कहा कि 6 महीने हमारे परव्यू में नहीं आता, ये तो आपको कानून बनाना पड़ेगा, ये पर्सनल लॉ है, उसके
तहत हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पता है 5 जजेस बेंच का जो चुकादा, जो निर्णय आया, और आप अभी 6 महीने के अंदर आप बना सकते हो अपना लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंट में कानून बनाने का जो प्रावधान है वो आपके पास है, कोर्ट के पास नहीं है। तो सरकार को तो ये डायरेक्शन तो मिल ही गया था कि भी आपको बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने ये उठाया कि भी हमें कानून लाना है। कानून इतनी जल्दबाजी में लाए हैं तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। कोई भी बिल हम अगर कानून लाते हैं, अगर इतना इम्पोर्टेंट बिल है कि जब हम महिला की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो इतनी जल्दी करने से पहले थोड़ा सबको पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एक लंबे अरसे के बाद इसका क्या उसका कंक्लूजन आएगा, क्या उसका नतीजा निकलेगा ये कानून का, क्या महिला को न्याय मिल जाएगा, क्या ये नहीं, लेकिन कानून अमित का जो याग्निक जी, ये objective है, जल्दबाजी वाली जो बात आ रही है, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शाहबानो के मामले से लेकर सायरा बानो के मामले तक इतने साल गुजर गए नाइंसाफियों के, और अभी भी अगर जल्दबाजी वर्ड का जिक्र किया जाए तो वो बड़ा अजीब नहीं लगता आपको? कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, आप लोग स्टैंड क्यों नहीं ले पाए, ये सवाल आज पूछा जा रहा है। क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि वो मुस्लिम महिलाओं के साथ है, लेकिन उस वक्त भी आपकी पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया। आज भी आपने सपोर्ट किया इस बिल का, लेकिन ना नुकुर के साथ कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, सजा इतनी ज्यादा क्यों है, तमाम तरह के ना नुकुर के साथ। तो अभी आपकी पार्टी पूरी तरह से इस कानून के साथ है या नहीं है? देश को इसका जवाब चाहिए। हाँ, देखिए, स्पष्ट हो गया है कि हम इस कानून के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कि कानून के साथ है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाते हैं तो आता है तो हम वो लेजिस्लेशन के साथ होते हैं, ये कानून के साथ होते हैं कि भाई महिला को इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, डिग्निटी मिले। तो हमेशा हमने इसकी तरफदारी की है। पर सिर्फ बात इतनी थी कि आप 15 दिन के लिए टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में 10 दिन के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाओ, जिसका आपने कभी कुछ इनपुट नहीं लिया है। आप वो स्टेक होल्डर से, ठीक है, यानी आपके हिसाब से कानून में कुछ खामियां रह गई, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए था। ठीक है अमित जी, मैं सबसे एक सवाल ले लूं इस सेगमेंट में, वक्त मेरे पास कम है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात बार बार कही जा रही थी कि अगर ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया, सजा का प्रावधान हो गया, तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? सारे कंफ्यूजन्स दूर हो चुके हैं अब? देखिए समीर भाई, किसी ने नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, बहुत लोगों ने कहा। बिल्कुल नहीं कहा। बहुत लोगों ने कहा कि अगर कानून बना दिया गया, सजा का प्रावधान कर दिया गया, तो ये सरासर गलत होगा। सुनिए, ये इस्लाम के लिहाज से सरासर गलत है। हमारी जो शंका है, हाँ, वो शाइना इंसी ने साफ कर दी। हमारी जो शंका है वो ये है कि कॉमन सिविल कोड की तरफ ये पहला कदम है सरकार का, और बीजेपी की प्रवक्ता उसको नकार नहीं रही है, उसको मान रही है कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रही है सीधे। हमारा मानना ये है कि देखिए, कानून तो आते जाते हैं, लेकिन कानून के बाद में जो नियत होती है सरकार की, उसको देखना जरूरी होता है। आप देखिए, जैसे हर आदमी कह रहा है, नहीं तो यहाँ पर नियत मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की थी, वही बात कर रहा हूं, वो मिल गया ना। मैं वही बात कर रहा हूं, वो मिल गया ना। सुन लीजिए, हाँ, इस कानून में क्या हक मिला है मुस्लिम औरत को, सिवाय इसके कि भाई तलाक का रेशो कम होगा, तलाक का रेशो कम हो जाएगा, डर से लोग तलाक देना छोड़ देंगे। ऐसा कहना कि 100% बंद हो जाएगा, ये भी बेवकूफी है, क्योंकि बहुत सारे कानून, ट्रिपल तलाक तो 100% ही बंद होना पड़ेगा ना। नहीं हो पाएगा। उसकी वजह सुनिए क्या है। बहुत सारे देश में कानून हैं जो बाकायदा बहुत सशक्त हैं, लेकिन फिर भी वो काम होते हैं। मर्डर है, रेप है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी सजा है ना, होता है, सजा है। तो क्राइम को तो देखिए पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अब ये क्राइम हो गया ना, अब सजा मिलेगी 3 साल। सुन तो लीजिए, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें रेशो में कमी आएगी। जिन लोगों को बुराई करनी है वो पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, समझे? ठीक है, क्योंकि ये जहालत की बात है, ये कमअकली की बात है, या इस्लाम को न मानने की बात है, जो इस तरह के काम करते हैं लोग। हमारा मानना यह है, और इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, सिवाय उसके कि भाई जो आदमी सिर्फ बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। हम ये कह रहे थे कि बिल आप लाइए, लेकिन जिन औरतों ने, जिन महिलाओं ने ये केस लड़ा है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये केस लड़ा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, शिया उलमा है, इन तमाम लोगों को कम से कम आप बिठा तो लीजिए, कम से कम आप बात तो कर लीजिए, क्योंकि धर्म का मामला है। या अगर आप बिठाना नहीं चाहते, तो इन तंजीमों की राय क्या है ट्रिपल तलाक पर लॉ को लेकर? इन तंजीमों की राय
राय क्या है, ये क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? तंजीमों की मुस्लिम राय, पर्सनल लॉ बोर्ड का हलफनामा पढ़ लीजिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। मैं वही बता रहा हूं ना, तंजीमों की राय इस पर नहीं है कि बिल ना बने। हाँ, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा है, हम भी नहीं कह रहे हैं कि बिल कानून ना आए। हाँ, लेकिन कानून में जो खामियां हैं, अब सवाल ये देखिए, जैसे अभी इन्होंने कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी शादी नल एंड वाइड है, हाँ, 3 तलाक नहीं मानी जाएगी। 3 तलाक नहीं मानी जाएगी तो शादी बची हुई है, घर उसका बचा हुआ है। जब उसका घर बचा हुआ है तो उसने कोई क्राइम नहीं किया, जब क्राइम नहीं किया तो फिर वो जेल क्यों जाएगा? दूसरी बात यह है, एक और मामला इसमें बिल में लिया है ये कानून में कि भाई एक थर्ड पार्टी को और ज्वाइन कर दिया। साहब मुझे ये बताइए, अगर एक औरत किसी मर्द से बदला लेने के लिए एक थर्ड पार्टी को तैयार कर ले कि चल तुझे मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान देना है कि इसने मुझे 3 तलाक दे दी, मुझे इसको सबक सिखाना है, उस पर क्या होगा? दूसरी बात यह कि मर्द कह रहा है मैंने 3 तलाक नहीं दी, औरत कह नहीं आपने 3 तलाक दे दी, उस पर क्या होगा? ये बहुत सारी कमियां हैं, इनको सुधारना चाहिए रिजवान अहमद साहब, और जरूरी है ये। रिजवान अहमद साहब जो सवाल उठा रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, आपको लगता है उनमें कुछ दम है? समीर भाई, पहले तो आप हमेशा शो में ये होता है, पहले एक मौलाना बोलते हैं और सब चुप सुनते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन तमीज से, फिर जब दूसरे की बोलने की बारी आती है मौलाना बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो पहले आप ये तय करिए जब मैं बोलूंगा कोई बदतमीजी करेगा या नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी को बदतमीजी की इजाजत नहीं है इस शो में। वो तो आप करते आप हैं, आराम कोई से नहीं बोलिए। करता, वो आप ही करते हैं। बिल्कुल ना, बीच में बोलने की इजाजत है जी। देखिए, जो ये इन्होंने ये बात बोली कि यूसीसी के तरफ एक कदम है, नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़े होकर कहा कि भाई इसका समाधान अपनी कौम के अंदर से निकाल लो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा भाई इसका समाधान अपने अंदर से निकाल दो, हलफनामा दे दो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दिया कि औरतें तो आधी पागल होती हैं। गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपॉर्चुनिटी दी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को कि इसका समाधान अंदर से निकाल लो। हाँ। हमारी कौम की बदकिस्मती यह है कि हमारे नेता ना तेल देखते हैं ना तेल की धार देखते हैं। ये भूल गए कि ये राजीव गांधी का जमाना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का जमाना है। ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिसने नोटबंदी से पहले किसी से नहीं पूछा, जिसने जीएसटी से पहले किसी से नहीं पूछा, जो उसकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो मौलाना जब आप उसकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, अरे भाई जरा अकल लगाओ, वो तुमसे पूछेगा क्यों? जब वो अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आदमी नहीं पूछता। नहीं तो रिजवान साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए ये डिसीजन ले पाई, इसलिए इतना कड़ा रुख ले पाई क्योंकि मुसलमान वोट बैंक नहीं है बीजेपी का? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नरेंद्र मोदी ने 3 बार दिखाया है कड़ा रुख लेके इस देश में। पहले दिखाया नोटबंदी में, फिर दिखाया जीएसटी में, फिर दिखाया ट्रिपल तलाक में। तो यही मैं इनको समझा रहा हूं, वो आदमी बहुत ही डायनेमिक लीडर है, जिद्दी लीडर है, पॉजिटिवली एरोगेंट लीडर है। आपने उसको राजीव गांधी समझ लिया, ये आपने बहुत बड़ी गलती करी। हाँ, ठीक है। मोहम्मद अब्बास साहब मानते हैं आप इस बात को रिजवान साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि जल्दबाजी, आपको अभी भी जल्दबाजी नजर आ रही है? इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं जिनके साथ नाइंसाफियां हो गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया ट्रिपल तलाक को, उसके बाद भी 70 मामले सामने आ गए और अभी भी अगर कानून बने तो जल्दबाजी है वो? बिल्कुल 100% जल्दबाजी है। और उसमें वजह यह है कि कानून को बनाने के लिए सब लोगों को बिठाया जाना चाहिए, जितने इससे मुताल्लिक सब लोग, मतलब जितने इससे सफर करने वाले लोग हैं, उन पर्सनल लॉ बोर्ड है। बात सुनने में क्या हर्ज था? आप मानना ना मानना अलग की बात थी। एक बार इनकी सबकी मीटिंग बैठा के बात कर लेते। मसला ये है कि कानून 3 तलाक है, जो गलत करता है उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि घर नहीं टूटेगा, अब ये बताइए इसमें ये प्रावधान नहीं होना चाहिए 3 साल जब आदमी जेल में रहेगा उसके परिवार को कौन पालेगा? है कोई प्रावधान कि सरकार उसके परिवार का आदमी तो जेल लेगा? मुझे ये बताइए मोहम्मद अब्बास साहब, परिवार का खर्चा सरकार उठाएगी। तलाक एक नशिस्त में है, यानी 3 बार तलाक 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 कहकर जो शौहर अपनी बीवी को छोड़ दे रहा है उसकी मंशा क्या होगी?
आप ये सवाल कैसे उठाते हैं कि अगर वो उसको जेल हो जाएगी तो फिर लालन पालन कौन करेगा बीवी का? अरे भाई वो तो छोड़ ही रहा था। देखिए शख्स तो अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़कर जा रहा था और उसको सजा भी नहीं हो रही थी। अब ये है कि सजा भी होगी। नहीं, कोर्ट ने नहीं माना ना समीर भाई, आप तलाक को कोर्ट ने नहीं तलाक वो रही नहीं ना, इस पर बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नशिस्त में 3 बार की तलाक मानी नहीं जाएगी, मेरा तो यह है कि जब परिवार को तोड़ने से बचाने के लिए किया, परिवार को तोड़ने से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म कर रहे हैं ना, तो 3 साल में जो आदमी रहेगा उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, कौन पालेगा 3 साल उसके बच्चों को? उसका भी तो इंतजाम सरकार करना चाहिए। ठीक है भाई, आप बताइए ना, दलील यही दी जा रही है। 3 साल कौन, ये दलील मैं आज सुबह से सुन रहा हूं कि अब ये कानून बनने के बाद मुसलमानों के परिवार और ज्यादा टूटेंगे। सच्चाई है, ये तो ब्लैकमेलिंग का, ठीक है, ब्लैकमेलिंग का जिस तरह से दहेज के कानून में के साथ, फिर तो आप ये कानून के मिसयूज पर चले गए। हर कानून का मिसयूज होता है वाला भी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हत्या को रोकने के लिए, दहेज को रोकने के लिए कानून ही ना बनाया जाए। ठीक है, 1 मिनट समीर भाई, कानूनी अब 3 साल कौन करेगा? 3 साल। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, इसको रिपीट ना करें। नाइश हसन, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या जी कि घर और टूटे? नहीं, देखिए पहली बात तो इन लोगों को, पहली बात तो ये स्वागत होना चाहिए कि मुसलमान महिलाओं ने इस 32 साल में एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया और उस क्रांतिकारी कदम की वजह से आज हमारी बात पार्लियामेंट में पूरे दिन सुनी गई। ये इसको हम अपनी एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। जहां ये चिंता मेरे साथी लोग दिखा रहे हैं कि उस औरत का क्या होगा, तो मैं इस सिचुएशन को बस थोड़ा सा पलट रही हूं और मैं, क्योंकि मैं जमीनी एक्टिविस्ट हूं, मैं तमाम मामले ऐसे जानती हूं जब औरतें पर्सनल लॉ बोर्ड के जो दारुल कज़ा और यहाँ वहां हैं गई कि हमारे आदमी ने ऐसे ऐसे कह दिया हमको, इन्होंने बिना सोचे समझे एक स्टैंप उठाई और लगा दी कि तुम्हारा तलाक हो गया। तब वो नहीं सोच रहे थे। नजमा और शेरू का मामला भद्रक कोर्ट का आया। शेरू ने नशे में तलाक कहा और सुबह उठा, उसे लगा कि मैंने गलती की है और दोनों साथ रहने लगे। वो गांव के एक मौलाना को पूछने चले गए कि भैया हमसे ऐसा हुआ, और मौलाना ने और वहां के जो अमीर शरिया थे ऐसे साजिदीन, उन्होंने शेरू और नजमा को गांव से बाहर निकाल दिया और उसमें नेशनल कमीशन फॉर विमेन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। तब नजमा और शेरू गांव में रहे हैं। तो मैं सिर्फ सिचुएशन को पलट रही हूं कि इस हाल में आपको कितनी चिंता हुई थी जब औरतें सड़क पे फेंक दी जा रही थी, और 22 अगस्त के बाद से 7 मामले मेरे पास आए हैं जिनमें औरतों को निकाल के फेंक दिया गया घर से। किस बोर्ड ने उनकी चिंता की? मैं कह रही हूं, अगर हम पीड़ित औरतें हैं, चिंता हमें करने दीजिए। कानून में कोई खराबी होगी, हम जरूर उसमें बदलाव की मांग करेंगे। कानून हमेशा वक्त की मांग के हिसाब से बनता है, अनंत काल के लिए कानून नहीं बनता है। अगर कुछ खराबी होगी, औरतें फिर आंदोलन करेंगी और उसमें बदलाव लाने की मांग करेंगी। लेकिन आपका ये चिंता मुझे इसलिए अच्छी नहीं लग रही है कि आप लोगों ने तमाम घर खुद तोड़े हैं। दारुल कज़ाओं ने कितने घर तोड़े हैं? मेरे पास बहुत से स्टैंप लगे, पर्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर दारुल कज़ाओं में मुस्लिम महिलाओं की बात सुन ली जाती तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत नहीं आती। रशीदी साहब भी इस बात को मानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, रिजवान साहब, मौलाना साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये बड़ी बहस जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। कंटिन्यू उंगली उठ रही है। तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनने की राह और ज्यादा आसान हो गई है। लोकसभा में ट्रिपल तलाक पर बिल जो है वो पेश भी हुआ और पास हो गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। शाइना एनसी हमारे साथ हैं। शाइना जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार मुखालफत कर रहा है मोदी सरकार के इस कदम की। अब उनका यह कहना है कि दरअसल पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा हो गई है मोदी सरकार, जिसके चलते इस तरह का कानून लाया जा रहा है जिसके मसौदे पर बात करने के लिए किसी भी मुस्लिम तंजीम की राय नहीं ली गई। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो ये याचिका दर्ज की थी तो 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने जो भारतीय नागरिक है। रही बात, मोदी जी ने कभी भी ये वोट बैंक की राजनीति नहीं की, उन्होंने बल्कि कहा कि कानून कायदे के निमित्त एक निर्णय लिया जाना चाहिए और वो निर्णय आदरणीय कोर्ट्स ने दिया। अरे जितनी उसके बाद वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेहनत करने के बाद सिर्फ 45,000 डाटा इकट्ठा कर पाए वो था, तो आप 10 लाख का डाटा कहां से ले आए? ठीक है, बात होने दीजिए जी। देखिए, जो आपको बीच बीच में बोलना है और ये साबित करना है कि नहीं, ये 10 लाख का डाटा टीवी पर बैठकर कहां से आप ला रही हैं वो तो बता दीजिए कि 10 लाख महिलाएं गई हैं कोर्ट। मैं मानती हूँ कि आज जो आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो देखिए कि किस तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने इस सरकार की समर्थन की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, कोई उनको सम्मान दे रहा है, कोई उनको आत्मनिर्भर करना चाहता है, कोई उनको शिक्षित करना चाहता है, कोई उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। और मोदी जी ने उसी दिशा में कन्विक्शन के साथ साथ ये देखा कि जो 22 ऐसे इस्लामिक नेशंस हैं, सऊदी हो, इराक हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, जहां ट्रिपल तलाक को खत्म किया, तो भारत में क्या है ये विशेषता कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो वही एक दबका, तो समाज के एक दबका को दबाए हुए रखना। और आज जो 21वीं सदी में हम बोलते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, राइट टू रिलीजन, शिक्षा को लेके महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस को लेके। तो मैं मानती हूँ कि ये संघर्ष जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक जेंडर इक्वालिटी का बैटल है। जो आप सिर्फ मजहब के नाम पे इसको लोगों को गुमराह करना चाहते हैं तो लोग नहीं फंसने वाले हैं ये माया जाल में। लेकिन कुछ लोग इस कदम को एंटी मुस्लिम कदम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी इस्लामिक कदम बताने की कोशिश किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस कदम को इसलिए उठा पाई इतनी मजबूती के साथ क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र ही नहीं है, दूसरी पार्टियों को फिक्र है। ओवैसी साहब एक डेटा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 22 लाख एबेंडेंट महिलाएं हैं इस देश में, जिसमें से 20 लाख नॉन मुस्लिम्स हैं। उनकी फिक्र नहीं है सरकार को, 2 लाख की फिक्र है। आपने सवाल उठाया, 1 मिनट, हाँ, तो मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में इस भारी तादाद में हम जीत के कैसे आए? लोगों ने वोट किया तो वो प्रगति के लिए, महिलाओं ने वोट किया तो उनके सम्मान के लिए। मुसलमान ने वोट दिया क्या? लोगों को नजरअंदाज मत भारी तादाद में जीत गए। एक लोकतंत्र, कहाँ के डाटे इकट्ठे करके बैठ गई? उत्तर प्रदेश में हम जीत के कैसे आए? नहीं, ये कहाँ के डाटे इकट्ठे करके बैठ गई आप? एक तो 10 लाख का डाटा आ गया, एक यूपी में भारी जीत का आ गया, ये मुसलमान ने दे दिया इतना वोट। आप ये डेटा मानना चाहे या नहीं मानना चाहे वो आपको आते हुए दिन में पता चलेगा। ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब जवाब दीजिए। करना चाहती हूँ, देखिए जी, कंप्लीट कर लें शायना जी, फिर मैं मोहम्मद अब्बास के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी से हैं वो। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया है, वो आपको समझ पाए, आप समझ पाए इलेक्शन के बाद। इलेक्शन जिन 22 मुल्कों में ट्रिपल तलाक का कानून खत्म कर दिया, वहाँ 3 साल की सजा किसी मुल्क में है? बताओ। मुसलमानों की बेरोजगारी से नहीं, मोहम्मद अब्बास साहब, मुसलमान दलित, मोहम्मद अब्बास साहब, शायना जी ये कह रही हैं और बहुत सारे कि यूपी के नतीजे ये बताने के लिए क्या काफी नहीं है कि मुसलमान बीजेपी के साथ हैं? नहीं, क्या आप ये बात मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है? ऐसा कहीं नहीं हुआ। बात मानते हैं? समाजवादी पार्टी को एहसास है इस बात का? 0.5% और 0.5% से सरकारें नहीं बनती। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 0.5% तलाकों के मसले हैं, 0.5% से सरकार 325 सीटें आ जाएंगी। मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि 3 तलाक करके जो लोग जोर जबरदस्ती करते थे, कानून अगर बना तो उसको देखना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जिन 22 मुल्कों में ट्रिपल तलाक खत्म की गई, वहां ये 3 साल का डंडा कहां से लाए? मुसलमानों को हर समस्या की जो दिखाना है इस मुल्क में, और एक बड़े भाई और एक बड़े तबके को दिखाना कि हर समस्या का हल मदरसे हैं, ट्रिपल तलाक है, ये मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान रह गए। सही कहा ओवैसी साहब ने कि 22 लाख का आप तलाक की फिक्र नहीं करते। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी ने 3 तलाक दी थी, उस पर कानून है। एक आदमी बिना तलाक करे अपनी बीवी छोड़ के भाग जाए, उसके लिए भी कोई सजा का इंतजाम है? क्यों नहीं होती इस बात पर चर्चा
कि बिना तलाक दिया औरत को छोड़ने वालों पे भी वो कानून होना चाहिए, उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए, हर ओहदे से, हर पोस्ट से उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। अगर कोई अपनी बीवी को छोड़कर चला जाता है, बनाओ ना कानून। सिर्फ गरीब मोहम्मद अब्बास साहब, देखिए सिंपल सी बात है मौलाना साजिद रशीदी, अगर मुस्लिम तबके से ही ये आवाज उठ गई होती, सरकार ने जो वक्त दिया था उसमें आप लोगों ने ही ये कदम उठा लिए होते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही आगे आ गया होता, यहां तक कि जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ही ये कदम उठा लिया गया होता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती कि देश में कानून बनाना पड़े। देखिए, एक सच्चाई मैं मानूंगा आपके चैनल में बैठकर, ये सच्चाई है कि पर्सनल बोर्ड से चूक हुई है। हाँ, अगर इस पर आप मान रहे हैं चूक हुई है पर्सनल लॉ बोर्ड से? बिल्कुल हुई है। अगर इस पर वक्त रहते हुए काम कर लिया जाता तो शायद ना होती। लेकिन एक सच्चाई और है जो मैं एक शेर के साथ वाजे करना चाहता हूँ कि जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती है दलील और कोई हुज्जत। ये सच्चाई है। आज हमारा हाल उस अफरोजुल इस्लाम जैसा है जिसको शंभूलाल मारता रहा और वो अपनी आहोपुका करता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। आज सारी मुस्लिम तंजीमें, सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सारे मुस्लिम उलमा कह रहे हैं अरे भाई कुछ तो अमेंडमेंट जिसमें है उसको सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये क्योंकि इनका कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है जो बीजेपी मान रही है। और आज आपने देखा होगा एमजे अकबर ने जो कहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। आप देखिए किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही जा रही हैं। यही वो एमजे अकबर उन्होंने कहा देश में कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। सुनिए, ये सिर्फ डर पैदा किया जा रहा है। यही वो एमजे अकबर आजादी से पहले भी लोग कुछ तरह के लोग इस तरह का डर पैदा करते थे, इस्लाम खतरे में। समीर भाई, यही वो एमजे अकबर हैं जो शाबानो केस में हमारे साथ खड़े हुए थे और बीजेपी के खिलाफ थे। आज वही एमजे अकबर बीजेपी के साथ खड़े और हमारे खिलाफ है। दूसरी बात, मीनाक्षी लेखी ने इतना भयानक बयान दिया है पार्लियामेंट में जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मुसलमानों में 100% इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होती है। ये क्या है? पार्लियामेंट में खड़ा होकर, संसदीय बोर्ड का आदमी होकर जो शपथ लेता है बाकायदा संविधान की, वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर झूठ बोलता है। उनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, उनके एमपी झूठ बोलते हैं, उनके मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। ये कहां जा रहा है देश? इसको कोई नहीं सोच रहा है। अमी याग्निक जी, आहट किस तूफान की हमें आहट दे रही है, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। अमी याग्निक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब ये लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाहिर है सरकार का बहुमत नहीं है, बीजेपी का बहुमत नहीं है, कहीं कोई अड़ंगेबाजी तो नहीं होगी, अड़ंगा तो नहीं लगाया जाएगा ट्रिपल तलाक का लॉ बनाने के लिए? आज आपने देखा कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद कि भाई इसमें लैक्यूना है, आप 10 दिन 15 दिन में स्टैंडिंग कमेटी के पास रख के सबको सुन के ये बिल पास करो, फिर भी सरकार ने किसी की नहीं सुनी। इतनी हेडस्ट्रॉन्ग बात है ये कि सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सुनने की किस बात पे थी बात कि भाई आपने जो ये क्रिमिनल एंगल इसमें लगाया है, सजा का जो प्रावधान कर दिया है, क्या आपने क्या सोच के किया? अगर आपको खौफ, क्योंकि मैंने ये 2-3 बार ये लफ्ज सुना कि ये कानून से खौफ पैदा होगा। अरे भाई, आपको खौफ पैदा करना है कि आपको महिला को न्याय दिलाना है? आपको क्या महिला को रिस्पेक्ट दिलाना है, एम्पावरमेंट करना है, जस्टिस देनी है? क्या आपको खौफ करना है? ये बात क्या ट्रिपल तलाक की घटनाएं रुक गई थी क्या? आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, उसके बाद 70 मामले और आ गए। यानी इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने के कहे का भी खौफ नहीं था। जब तक कानून नहीं होगा, सजा का प्रावधान नहीं होगा, तो खौफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सही बात है, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। अभी ये बात एक तो पहले सबको पहले एक तो अवेयरनेस करनी चाहिए हर जगह। कई लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस होती नहीं है। पता नहीं, हम टीवी डिबेट में कहते तो हम समझ लेते कि सबको पता है। तो ये बात नहीं, तो हमें इस पे 15 दिन की बात थी, स्टैंडिंग कमेटी के पास रख के आप ये सुलझा सकते थे, एक अच्छा कानून ला सकते थे, पर आपने सुना ही नहीं। तो अभी ये राज्यसभा में पता नहीं क्या उस पर टिप्पणी होगी, पर ये आगे जाएगा। कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर इसका प्रोग्रेस नहीं होता है, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नहीं होता है, अगर उसका बेस महिला सशक्तिकरण है, जस्टिस है, न्याय दिलाना है, रिस्पेक्ट दिलाना है, कुटुंब व्यवस्था को ऐसे अकबंद रखना है, तो फिर अब सजा का प्रावधान क्यों करते हो?
तो इसीलिए इतना हेस्टी डिसीजन क्यों है? सारी पार्टियां का यही और औरत के कहना लिए था। इसमें क्या है? कांग्रेस का कहना औरत यही के था लिए कि इसमें हम कुछ बिल भी के नहीं है। साथ है, हम ये कानून सिर्फ के मर्द को साथ सजा है, दी जा पर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो औरत को कहा कोई है कुछ भी नहीं उसी है। के नाइस जी, चारों वही बात हो गई। दायरे में रह कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, ये तो वही बात हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में ये कहते हैं कि दरअसल मंशा इसके पीछे सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो शौहर हैं, जो नौजवान हैं, वो जेल में चले जाएं। ये तो वही बात हो गई। सजा के प्रावधान पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी फिर आप इस बिल के विरोध में हैं। देखिए, कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें सजा का प्रोविजन जरूर होता है। सजा, और क्योंकि कोई भी सोसाइटी कभी भी 100% क्राइम फ्री नहीं होती, तो लोग ऐसा करेंगे। और अगर आपके पास कोई उनके लिए सजा का प्रावधान नहीं है तो वो सजा, वो कानून को, उस क्राइम को कैसे रोका जाएगा? इसलिए सजा तो होना बहुत जरूरी है, इससे मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी मंशा गलत है, मैं कह रही हूँ उन सबके पास चांस था। उन सबके पास पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी, पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबके पास चांस था कि ये कुछ काम करते। आपको पूछ लिया क्या इन्होंने? चांस को आपको गंवाया पूछ लिया क्या? आपको बिठाया क्या? आपकी सलाह ली क्या इन्होंने? इसलिए आप ही बता दीजिए आपकी सलाह ली है क्या? आई और ये पूरी लड़ाई जो है आपकी सलाह ली है क्या? चलिए हमें छोड़ लड़ाई लड़ी है, हमने टाइम निकाल दिया। ऐसे ये नहीं आया कि कोई एक पार्टी उठी आपकी सलाह और ली है इन्होंने? उसने ऐसे सोच दिया। मैं कह रही हूँ यहाँ पे जब कंफ्यूजन मत क्रिएट किए। शनि शिंगणापुर और शबरीमाला 2 मुद्दे थे जो हिंदू औरतों ने बहुत ढंग से आंदोलन किया, और वहाँ जो पाखंड है उसके खिलाफ हिंदू औरतें खड़ी हुई। शनि शिंगणापुर और शबरीमाला के खिलाफ। सरकार ने आपको पूछा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं बंदरबाजी में आपसे सलाह ले ली हो? उसको भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग बगले बजा रहे हैं आजकल कि साहब मेरी प्रधानमंत्री ने बात सुन ली, मेरी हुकूमत ने बात सुन ली, मेरी बात पर कानून आ गया। ठीक है, कुछ लोग बगले बजा रहे हैं। रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, इंसाफ की लड़ाई लड़ना है हम लोग का। कोई ठीक है, रिजवान अहमद साहब, बिना सजा के, एक सवाल पूछ लीजिए इनसे, औरत को इसमें इंसाफ क्या मिला है वो बता दीजिए, सिवाय इसके कि जिसने क्राइम किया या गुनाह किया उसको जेल मिलेगी। औरत सबसे बड़ा इंसाफ है, औरत को क्या इंसाफ मिला ना? फिर औरत को, औरत के हाथ में पावर तो आया। कोर्ट ने कहा क्रिमिनल है, आपने 3 साल सजा देके उसका घर तोड़ दिया। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई? जो उसके बच्चों को फुटपाथ पे छोड़ दिया मरने के लिए, ये कौन सा इंसाफ हो गया औरत के लिए? उसके बाद मेंटेनेंस आपके हिसाब से सरकार जो शौहर दिया, ये जो शौहर सुप्रीम कोर्ट के इनवैलिड कहने के बाद भी, इलीगल कहने के बाद भी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे रहा है एक नशिस्त में, तो वो कैसे रुकेगा? अरे भाई उसको कैसे रोकना चाहिए? सबीर भाई मुझे ये बताओ, भाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, शादी नहीं टूटी, शादी नहीं टूटी। जब शादी नहीं टूटी, क्राइम नहीं हुआ, सजा कैसी? दूसरी बात ये कि उसने तो एक गुनाह कर लिया, तो एक गुनाह के बाद में उसके बच्चों को गुनाह की सजा क्यों दी जा रही है? रिजवान साहब कुल मिलाकर रिजवान साहब एज ए लॉयर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि सारा जो गुस्सा है, सारी जो नाराजगी है, वो इस बात को लेकर है कि ये 3 साल की सजा का प्रावधान कैसे कर दिया गया? ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसको लेकर बहस छिड़ी जा रही। एक तो साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आपके पैनल में बैठे हैं, एडवोकेट रशीदी, या तो आप उनसे पूछ लीजिए, उन्हें पूरा कानून पता है एडवोकेट रशीदी को। आगे औकात पे आप देखिए रिजवान साहब, ये पर्सनल अटैक जो है ना, ये आप छोड़ दीजिए। आप अपनी औकात पे आ गए। एक मिनट रशीदी साहब प्लीज, अगर आप दूसरों पर, सुन लीजिए मेरी बात रिजवान साहब, अगर आप दूसरों पर पर्सनल अटैक करेंगे तो आप ये किसी से एक्सपेक्ट ना कीजिए कि वो आप पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए सीधे सीधे। आप मौलाना रशीदी पर अटैक करने के लिए अगर आए तो वही कर लीजिए। मैं ब्रेक ले लेता हूं। नो, रशीदी को लॉ में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नो, आपको मुस्लिम मसाइल पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मुस्लिम मसाइल पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मुस्लिम आलिम नहीं है। रिजवान साहब एक मिनट, रशीदी साहब आपको बोलेंगे आप अगर मौलाना रशीदी पर, एक मिनट रशीदी साहब प्लीज गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें। और रिजवान साहब अगर आप पर्सनल अटैक करने के लिए आए हैं मौलाना रशीदी पर, तो मैं आपको रशीदी साहब की इजाजत से ब्रेक के बाद
नंबर दे दूंगा, आप खूब जमकर बात कर लीजिएगा, जो भी बात करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुद्दे पर बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं सर, समीर भाई, मेरे सवाल का जवाब समीर भाई, a lawyer cannot speak। नहीं समीर भाई, a lawyer उस पैनल में नहीं बोल सकता जहां लॉयर ना बैठे हो, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल सकता। चले जाइए, उठ के छोड़ दीजिए पैनल। रिजवान साहब, आप कौन कह रहे हैं आपसे बोलने के लिए? बैठे हो, कौन खुशामद कर रहा है? लॉयर पैनल में नहीं बोल सकता जहां लॉयर छोड़ दीजिए। कौन मतलब आप उसी से बात करेंगे जो लॉयर हो? पता नहीं था मुझे ये। जब लॉ की बात होगी मैं उसी पैनल में बात करूंगा जिसमें लॉयर हो। पता चल गया सबको। रिजवान साहब, मुझे लगता है आप वक्त मौलाना रशीदी इज नाइन फेल, मौलाना रशीदी इज नाइन फेल। आई कैनॉट डिस्कस लॉ विद हिम, आई कैनॉट डिस्कस लॉ विद हिम। अरे जाइए ना, आपके बगैर एक मिनट रशीदी साहब, क्या डिस्कस नहीं होगा क्या? एक मिनट आप जाइए, छोड़ के। रिजवान साहब, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि सजा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि सजा कैसे हो सकती है, सिविल मामला है, इसे क्रिमिनल क्यों बनाया जा रहा है? एज ए लॉयर इसका जवाब दे दीजिए सिंपल सा। ये लॉयर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर? बताऊं कैसे हो सकती है, बताऊं कैसे हो सकती है समीर भाई? एक रशीदी साहब प्लीज, बात आप रखिए ना प्लीज। वो ऐसे हो सकती है समीर भाई कि शादी और तलाक सिविल नेचर का मैटर है। 494 आईपीसी में जब हिंदू आदमी एक दूसरी शादी करता है जो वॉइड होती है, उसको 7 साल की सजा होती है। तो जब हिंदू आदमी को सिविल नेचर में 7 साल की सजा हो सकती है, तो मुस्लिम आदमी को 3 साल की क्यों नहीं हो सकती? अब ये बात रशीदी को समझ में नहीं आएगी। आज रशीदी कह रहे थे तो यही समझाने के लिए तो आप बैठे हैं, इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? रशीदी साहब, अब जवाब दीजिए। इसको क्रिमिनल ऑफेंस अब जवाब दीजिए। जब सिविल में बराबरी का दर्जा होगा ना इस देश में, जब सिविल में 7 साल की सजा हो सकती है, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बनाया जाए? बता दीजिए। अरे भाई, मैं आपसे क्या बोलूं भाई, रहन दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना। जब आप कह रहे हैं कि 7 साल की सजा सिविल में हो सकती है, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बनाया गया? अरे वो क्रिमिनल ऑफेंस है सिविल नेचर का, यही तो मैं कह रहा हूं। आप लोग लॉ नहीं समझेंगे। आप लोग जीएसटी के टाइम पर इकोनॉमिक्स हो जाते हैं, बिल के टाइम पर एडवोकेट हो जाते हैं। आप लोगों के साथ कैसे कोई बात करे? और नदी क्रॉस पड़े हुए हैं आप कि जब देखो अपने हिसाब से आप इकोनॉमिक्स हो जाते हैं, कभी आप एडवोकेट हो जाते हैं, कभी आप सेक्शन बताने लगते हैं। इसको मोहम्मद अब्बास साहब, जरूरत नहीं है ना। मोहम्मद अब्बास साहब, इसको सजा दीजिए। मोहम्मद अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी की भी सारी नाराजगी ये 3 साल की सजा के प्रावधान को लेकर है ना? क्लियर कर दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुसलमान वंचित है, मुसलमान सच्चर कमेटी के दायरे में आता है। मुसलमानों को उठाने के लिए, क्योंकि इस देश की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उनको राइट्स दिए जाए। ये अच्छी बात है कि 3 तलाक के नाम पर जिन औरत का उत्पीड़न हो रहा था, उसको कहीं दुरुस्त अगर देश में सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सरकार खुद कर रही है। लेकिन ये जो साइड से डंडा लाके चला के अब जेलें भरी जाएंगी। झगड़ा किसी बात पे हुआ, 7 से नाराजगी, उसने कर दो सबको 3 तलाक दी साहब। ये इस नाम पर जो उत्पीड़न होगा, विरोध समाजवादी पार्टी और सबका यही है कि इसमें कम से कम 3 साल का भरण पोषण बट्टा है। कोई वजह तो हो ना। अभी मेरे रिजवान साहब ने 7 साल की शादी करने के बाद ना, या तो तलाक ही नहीं हो रही। अब्बास भाई सुनिए, देखिए पोटा कानून आया, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? उसका मुसलमान को। आज भी हजारों बच्चे जेल में है पोटा कानून, मकोका कानून को लेकर, आतंकवाद के नाम पर। सबसे ज्यादा किसी कानून का अगर नुकसान होता है तो मुसलमान बच्चों को होता है। ये लोग जो आज बगले बजा रहे हैं, बीजेपी की तालियां खा रहे हैं, ये इन लोगों को नहीं पता। हम आज देख रहे हैं 10 साल आगे। देखिए, मौलाना रशीदी का ही आरोप तो प्रीपेड लोग हैं। अब तो समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस भी इस आरोप के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है कि दरअसल इस कानून के पीछे मंशा मुसलमानों से जेलें भरने की है। बिल्कुल 101%। मुसलमान की आधी आबादी के बारे में भी सोचिए
उसके हालात सबके सामने हैं। मुसलमान की आधी आबादी है, घर मुसलमान, आधी आबादी मुसलमानी चलाते हैं। एक मिनट की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी घर होती है, सबके लिए होती है। साथ सबका विकास का मतलब ये नहीं है कि हिंदू महिलाओं को छोड़कर मुसलमान महिलाओं की फिक्र करो, या गुजरात को छोड़कर यूपी की फिक्र करो, या यूपी को छोड़कर इलाहाबाद। सबकी फिक्र होनी चाहिए, सबकी फिक्र होनी चाहिए। ठीक है अगर मुसलमान की फिक्र हो रही है तो कहीं ना कहीं रशीदी साहब मैं जवाब ले लूं, अपीसमेंट है कहीं। अब मैं जवाब ले लूं। शाइना एनसी, शाइना जी, शाइना जी। जी समीर जी, सबसे पहले तो हमने वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं खेला, बल्कि 60 साल कांग्रेस के शासनकाल में हमें पता है कि कौन दबा हुआ था और किस ढंग से उनको नीचे ही रखेंगे। आप सचर कमेटी रिपोर्ट को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान सबसे शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर आपको आश्चर्य होगा कि गुजरात जैसे प्रदेश में जब से सरकार आई तो वो मुद्दा उठाइए ना, किसने रोका है? इलेक्शन के बाद एक चीज, ये तमाम मुद्दे उठाइए ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं से आप उसका हक, उनका हक छीन लेंगे। ठीक है, एक मदरसे खत्म कर दिए यूपी नहीं, के अंदर। आपकी सबसे बड़ी, एक मिनट सारा काम देखिए, आप बात ना बदलिए, बात ना बदलिए। रशीदी साहब, अकाउंट में 12 लाख रुपए आ जाते हैं। रशीदी साहब, तंजीमें खड़ी आपने रशीदी साहब ये चिंता जताई कि ये दरअसल सरकार की मंशा मुस्लिम नौजवानों को जेल भेजने की है। सुनिए ना उसका जवाब। शाइना एनसी जी जवाब दे रही है, सुन तो लीजिए शाइना जी। नहीं, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत कीजिए। देखिए, जो औरतें जवाब नहीं सुनना चाहते, पता चलता है आप मुझे लोगों ने जात-पात धर्म के आधार पे वोट नहीं किया। बदलिए ना, वो अलग मुद्दा है। पैसे डाले कि आपने पकड़ लिया उनको? क्यों नहीं पकड़ा आपने उनको? ऐसा आदमी जो टीवी पर अपने आप को फिल्म बनाकर, मतलब आप सवाल पूछेंगे नहीं, आप सवाल पूछेंगे जवाब भी नहीं सुनेंगे। टीवी को माली मदद दे रहे हैं आप लोग, रशीदी साहब। सरकार खामोश तमाशाई बना रशीदी साहब, जबकि उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी है। रशीदी साहब क्या हो गया आपको? कर रहे हैं शाइना जी, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद पता चलता है कि लोग जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं कि आपका वोट बैंक है, वो वोट बैंक नहीं रहा है, क्योंकि वो वोट बैंक समझ चुका है कि उनका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे बड़ा और मुसलमानों ने जिस बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, इसका मतलब है कि मोदी जी के जो सोच विचार के साथ आधी आबादी यानी कि मुस्लिम महिला की जो आबादी है वो तो उन्होंने जरूर समर्थन किया है। जो आपको ये समझ में नहीं, 5-6% वोट मिला। एक सेकंड समीर जी प्लीज, आप किसी को सवाल पूछते हैं तो वो सवाल का जवाब तो दीजिए। सचर कमेटी रिपोर्ट को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सचर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है, आरोप लगा दिया कि सरकार की मंशा मुसलमानों को जेल भेजने की है। अब जवाब सुन नहीं रहे आप। जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये टैगलाइन नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग अलग अलग धर्म के आए और उनकी प्रगति हो। समीर जी, मैंने 2 पॉइंट्स बनाए। एक, क्या बीजेपी टिकट देगी मुसलमान को? पढ़िए तो आपको आश्चर्य होगा मुसलमान को टिकट देगी अगर मुसलमान आए तो। वर्ग जो है सबसे शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है तो गुजरात जैसे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद पता चलता है कि लोग मुसलमान आए तो क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी? वोट बैंक की राजनीति जो लोग चला रहे हैं वो चला रहे हैं। आपको तो वोट भी नहीं चाहिए, आप टिकट भी नहीं देते मुसलमानों को। जो आज जी लास्ट में आखिर में जो आज आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप के प्रति आपको सुनना चाहिए कि कौम के लोग क्या बोल रहे हैं। जो लोग मजहब के आधार पे लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं, ये हमने देखा है 60 साल से। लेकिन सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि हर एक वर्ग स्तर को साथ में लीजिए। और यहाँ जो सम्मान की बात की गई है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है। हर एक भारतीय महिला को ये सम्मान मिलना चाहिए एक पुरुष प्रधान देश में, और उसी दिशा में हम काम करते आ रहे हैं। और मैं मानती हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एकमात्र सुझाव है जहां आप देखेंगे जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं रहेगा। जी, इस पर एक रिएक्शन आपका आखिर में जरूर चाहूंगा। सिविल कोड अपने पास तैयार है। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से शाइना एनसी कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में ये पहला कदम है और एकमात्र रास्ता है, ये भी है।
बिल्कुल एक रास्ता है, बिल्कुल एक रास्ता है। देखिए, बीजेपी का जो भी बीजेपी को जो भी कहना है वो कहे। उन्होंने कब से, जब से वो पावर में आए हैं, उससे पहले भी हर बार मैनिफेस्टो में लाते थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, पर इनका कोई रोड मैप है नहीं। जैसे किसी स्टेक होल्डर्स को तो वो साथ में लेते नहीं है। अब तो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, तो आपने देखा कि ये बिल में भी किसी की रिक्वेस्ट नहीं सुनी है। और बार बार इनको ये क्यों कहना पड़ता है कि भाई यूपी में हम कास्ट वगैरह पे नहीं जीते। हमें पता है आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास नहीं करते हैं। आप गुजरात की बात करते हो तो आपने किसी एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी लेडी, महिला तो दूर की बात है, किसी को आपने टिकट तक नहीं दिया है। तो आप बार बार क्यों कहते हो कि हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, तो सबको समझ में आता है। आपको बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को? हम आज इस बात पे है कि आपने इस बिल में आपने सजा का प्रावधान कर दिया, आपने मेंटेन सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात की, तो वो पैसा कहाँ है? वो फंड गवर्नमेंट ने साइड में रखा है वो महिला को देने के लिए। वो उसको क्या उनको कौन सी मदद देंगे उनको डिग्निटी से रहने के लिए? कोई बात बिल में चर्चा नहीं हुई है, सीधे वो बिल लेके सजा का प्रावधान जो है उसको लेकर कांग्रेस को ऐतराज है, समाजवादी पार्टी को भी ऐतराज है, आरजेडी को भी ऐतराज है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में इसका क्या मुस्तकबिल होगा उस पर नजर होगी। आगे की जंग अभी बाकी नजर आ रही है इस डिबेट के 1 घंटे के बाद, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा नया शगुफा यूनिफॉर्म सिविल कोड का छोड़ा गया है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में ये पहला कदम है, ट्रिपल तलाक लॉ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।